हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं वो हम उत्तराखंड एपीओ के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं। और उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है हमारा आईपीसी इंडियन पैनल कोड, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है वो जर्नल एक्सेप्शंस का है। तो ये देखिए, जर्नल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवाद। और उसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 76 से लेकर 106 तक होता है। किस चैप्टर में है? चैप्टर 4 में है। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप एक चार्ट फॉलो करें जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो आई होप, चलिए बनाते हैं चार्ट। ठीक है, तो देखिए इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला एक्सक्यूजेबल एक्ट यानी कि जो क्षमा योग्य होंगे। ठीक है, और दूसरा जस्टिफिकेबल एक्ट। ठीक है, यानी कि न्याय उचित कार्य। ठीक है, यदि पहला कौन सा हो गया? एक्सक्यूजेबल एक्ट यानी जो क्षमा योग्य है, और दूसरा जस्टिफिकेबल एक्ट जो कि न्याय उचित कार्य है। ठीक है, तो क्षमा योग्य जो होते हैं वो होते हैं जो माफ़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इसमें आते हैं जो जो एक्ट हैं, जो जिन चीज़ों को हम हवाला देकर गिल्टी होने से बच सकते हैं, ऑफेंस नहीं काउंट होगा। तो देखिए, पहला है फैक्ट ऑफ मिस्टेक। ठीक है, फैक्ट ऑफ मिस्टेक या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों ही आप इसको बोल सकते हैं। तो ये होता है तथ्यों की भूल, यानी कि तथ्यों की भूल पे अगर आपको, आप गुड फेथ के साथ कोई कार्य करते हो और आपको लगता है कि आप लॉ के द्वारा बाउंड हैं, तो आपको ये रिलीफ मिल जाता है। तो 76 को ये आता है सेक्शन 76 में। 76 के साथ हम 79, हम इन दोनों सेक्शन को साथ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसी में है एक्सक्यूजेबल एक्ट, क्षमा योग्य एक्ट में ही दूसरा है आपका इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी यानी अक्षमता या फिर अयोग्यता, यानी इसकी वजह से कोई कार्य किया और आपके अंदर ना तो क्षमता थी ना योग्यता थी, यानी आप योग्य भी नहीं थे उस काम को करने के लिए और ना ही आप सक्षम थे। तो वो कहाँ आपको काउंट होगा? आपको कहाँ डिफेंस मिल सकता है? एक्सक्लूसिव एक्ट कहलाएगा। और आपको, अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आपको किस में रिलीफ मिल जाएगा? आपको जो रिलीफ मिलेगा वो मिलेगा आपको पहला इनफेंसी यानी कि बचपना। ठीक है, ये कहाँ से काउंट होता है? सेक्शन 82 से 83। उसके बाद दूसरा आता है इंसेनिटी यानी कि पागलपन। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक आता है? सेक्शन 84 में आता है ये। उसके बाद है इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशा। ये किसमें है? सेक्शन 85 और 86 में। तो यानी कि आपका कोई भी एक्ट अगर इनके अंतर्गत आ रहा है तो आप इस चीज़ों का डिफेंस ले सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये क्षमा योग्य होकर एक्सक्यूजेबल एक्ट में आ गए। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है जस्टिफिकेबल एक्ट, यानी कि जो न्याय की नज़र में आपने अगर कोई कार्य ऐसा किया है तो वो उचित माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला कौन सा आया? जुडिशियल एक्ट। ठीक है, यानी कि जो न्यायिक कार्य होते हैं वो वाले। न्यायिक कार्य कौन कौन से होते हैं? या तो जज करेगा या कोर्ट करेगी, है ना। तो इसमें दो हो गए, तो एक्ट डन बाय जज। ठीक है, यानी कि जज के द्वारा किया गया कार्य। और दूसरा एक्ट डन बाय कोर्ट, यानी कि कोर्ट के द्वारा किया गया कोई कार्य। गया कार्य, ठीक है, तो क्या है? वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, ये कौन से सेक्शन में आएगा? ये सेक्शन 77 में आएगा और ये सेक्शन 78 में आएगा।
आप सबको पता होगा, जैसे कोर्ट कोई ऑर्डर करती है कि भाई हमने किसी को सज़ा दे दी और सज़ा देने के बाद जल्लाद क्या करता है, उसको फांसी पे चढ़ा देता है। तो क्या जल्लाद के द्वारा किया गया जो एक्ट है वो क्या माना जाएगा? ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि उसने जो कार्य किया है वो एक्ट डन बाय कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा दिया गया ऑर्डर था, कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश था, यानी फिर वो किसका काम माना गया? वो माना गया कोर्ट का काम, तो वहाँ पे ऑफेंस नहीं होगा। उसके अलावा फिर दूसरा आता है इसमें नेसेसिटी। यानी कि ज़रूरत, ये किसमें है? सेक्शन 81 में है। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक्ट ऐसा है जो ज़रूरत के लिए करा गया तो वो क्या क्राइम नहीं होगा। लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ कि डीपली पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ एक चार्ट के थ्रू इसको समझ रहे हैं कि हमें ये क्लियर हो जाए। और अगर जिस किसी को भी चार्ट ये चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर सकता है, मैं इसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में डाल दूँगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेसेसिटी हो गया। उसके बाद जो जस्टिबल एक्ट में आता है वो आता है ड्रग्स यानी कि दवा। अब दवाओं से रिलेटेड कोई एक्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने क्या करा, गुड फेथ में एक मरीज को इंजेक्शन दिया। जब उसे इंजेक्शन दिया गया तो ये कहा गया कि भाई दर्द का इंजेक्शन, और वो डॉक्टर ने भी गुड फेथ में दर्द का ही इंजेक्शन लगाया, उसके अच्छे के लिए लगाया, लेकिन वो आ गया, वो हार्ट अटैक से निकल लिया। तो जब निकल लिया तो ये तो अब डॉक्टर साहब को बोला गया भाई आपने तो मर्डर कर दिया। तो डॉक्टर साहब कहाँ आएंगे अपने बचाव के लिए? यहाँ आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो दवाइयाँ दी वो गुड फेथ में दी। तो ये कौन से सेक्शन में आ गया? सेक्शन 91। ठीक है, यानी कि अगर ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी अगर इशू आता है तो वो कहाँ आ जाता है? सेक्शन 91 में आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कंसेंट यानी कि सहमति। अब सहमति कैसी हो सकती है? दो हो सकती है, विद भी हो सकती है और विदाउट भी हो सकती है। ठीक है, सहमति आपकी राजी से भी हो सकती है और बिना राजी से भी हो सकती है। तो जो विद वाली है जिसमें आपने सहमति दी वो कौन सी में आ गया? सेक्शन 87 से 89 तक। ठीक है, और जो आपने विदाउट ले ली लेकिन वो क्राइम नहीं है तो वो कहाँ आ गया? वो सेक्शन 92 में आ गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें दूसरा कौन सा हो गया? इसी चार्ट में जो जस्टिफिकेबल एक्ट की ही बात कर रही हूँ मैं इसमें। ठीक है, उसमें अब कौन सा आ गया आपका? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन यानी कि संचार, इससे रिलेटेड अगर कोई एक्ट किया है तो आप इसका भी कम्युनिकेशन का भी डिफेंस ले सकते हैं। वो कौन से सेक्शन में लेंगे आप? तो वो सेक्शन आएगा सेक्शन 93 में। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिबल क्या होता है? मामूली, कोई भी मामूली काम। ये किस में आ गया? सेक्शन 92 में, 93 में आ गया। 95 में है, 95 में, 93 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो कम्युनिकेशन किस में आया? सेक्शन 93 में आया। ट्रिबल यानी मामूली सेक्शन 95 में। जैसे किसी ने किसी की माचिस ले ली, अब वो कहता है इसने मेरी माचिस ले ली, इसने तो मेरे से मेरी चोरी कर ली है, तो कोर्ट क्या करेगी? नहीं, ये तुच्छ है, कोई इसको ध्यान नहीं देगी, इग्नोर कर देगी, है ना, छोटी छोटी चीज़ों को कोर्ट ध्यान नहीं देती, तो वो सेक्शन 95 में है। ठीक है, तो ट्रिबल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में मामूली। कोई भी अगर मामूली अपराध है जिसका देखिए कोई वैल्यू नहीं है तो कोर्ट कहते हैं अच्छा ठीक है कोई नहीं है, सेक्शन 95 में। ठीक है, उसके अलावा आपका जो आता है वो आता है प्राइवेट डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस किस किस चीज़ का हो सकता है? प्राइवेट डिफेंस जो होगा आपका, जो आप वो प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और बॉडी का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक है? ये 96 से लेके 106 तक है। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट है। अब इसमें एक सेक्शन है हमारा सेक्शन 80। अब 80 किससे काउंट होता है? किसी भी दुर्घटना या दुर्भाग्य से। अगर कोई भी चीज हो गई है, करना नहीं चाह रहा था बंदा, उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन उसने और पूरा बचाव भी किया था, लेकिन तब भी वो एक्ट हो गया, तो वो किस में काउंट हो जाएगा? दुर्घटना और दुर्भाग्य। ठीक है, देखिए दुर्घटना वो होती है जिससे क्षति होती है ना, एक बंदे को होती है। दुर्घटना में क्या होता है?
एक बंदे को क्षति होती है और दुर्भाग्य में दोनों बंदों को क्षति हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट, जब हमसे डीपली पढ़ेंगे तो दुर्घटना दुर्भाग्य में आपको क्लियर हो जाएगा। और लेकिन दुर्घटना दुर्भाग्य दोनों कहाँ डिफेंस दे रही है, सेक्शन 80 में। आप सेक्शन 80 का डिफेंस ले सकते हैं इसमें। तो ये आपका कंप्लीट चार्ट है जो आपका ये सारा है। ठीक है, जैसे कि जनरल एक्सेप्शन कौन से चैप्टर में है, चैप्टर 4 में है। कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक है। ठीक है, इसका हम डिफेंस कब लेते हैं, इसका डिफेंस हम जब लेते हैं जब हमें कोई बचाव चाहिए होता है। तो हम कहाँ आते हैं, हम जनरल एक्सेप्शन में आते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये होता है कि हमने जो एक्ट किया है वो इन सब के हिसाब से हमारा अपराध नहीं है, तो हम इन सब चीज़ों का बचाव लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमें लगता है यार किसी ने मर्डर किया तो ये बच कैसे गया, तो बाबू वो यहीं से बचता है, इन्हीं चीज़ों का डिफेंस लेता है, वो बच जाता है। ठीक है, तो ये हम डीपली पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक चार्ट आपको बता दिया है, इसको हम डीपली कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको हो सकता है 2 पार्टों में या 3 पार्टों में, बट कोशिश करूँगी इसको 2 पार्टों में हम लोग फ्री कर लें। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारा चैप्टर होता है इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, सबूत का भार। इसमें सबूत का भार किस में होता है, तो देखिए इसमें सबूत का जो भार होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, ऑफ प्रूफ जो होता है ना, वो किस पे होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, इसमें हमेशा एक्यूज पे होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा एक्यूज पे होता है, क्योंकि इसमें डिफेंस कौन ले रहा है, एक्यूज ले रहा है ना। तो जब डिफेंस जो है एक्यूज ले रहा है तो उसको प्रूफ भी कौन करेगा, एक्यूज करेगा। तो ये किस में बताया गया है, ये हमें सेक्शन 105 का एविडेंस एक्ट बताता है। ठीक है, ये हमें एविडेंस एक्ट बताता है, यानी भारतीय साक्ष्य विधि में यह हमें बताया गया है। एविडेंस एक्ट, साक्ष्य विधि। ठीक है, तो साक्ष्य विधि में एक्यूज पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है जनरल एक्सेप्शंस को प्रूफ करने का। किस में है, सेक्शन 105 में। अच्छा, ये किस तरह की ये किस तरह की धारणा रखता है, किस तरह की परमिशन करता है, तो ये परजम्पशन जो लेता है वो ये लेता है आपका निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत, यानी कोर्ट इसमें मान ही लेगी। अगर 82 आपने कहा है, सेक्शन 82 में आप कह रहे हैं कि बच्चे की उम्र 1 साल है, 2 साल, और वो दिख रही है 1-2 साल है, और आप कहते हैं जिसने क्राइम कर दिया, तो कोर्ट कही यार नहीं है, कैसे क्राइम कर देगा, ये तो माने बच्चा दिख रहा है 1 साल का, कैसे कर देगा, ये 6 महीने का दिख रहा है। मान लीजिए कोई 6 महीने का बच्चा उठा के जाता है, कहता है इसने तो मारा है, तो कोर्ट कही ये तो दिख ही रहा है 6 महीने का, ये कैसे मार सकता है। तो कोर्ट वहाँ किस चीज़ को परज्यूम कर रही है, निश्चयात्मक सबूत, यानी कंक्लूजन प्रूफ को मान रही है वो, है ना। कौन सा उदाहरण ले रही है, कंक्लूजन प्रूफ, है ना, उदाहरण। ठीक है, जो प्रजम्पशन ले रही है वो किस चीज की ले रही है, कंक्लूजन प्रूफ की ले रही है, और दूसरा किस चीज का ले रही है, खंडनीय, यानी रिक्टेबल, है ना, रिक्टेबल उपधारणा, यानी कि वो क्या करेगी, वो इस चीज को मानेगी जब तक क्या ना कर दिया जाए, उसको डिसप्रूफ ना कर दिया जाए। जैसे अक्यूज कह रहा है कि मैं जिस कंडीशन में हत्या का इल्ज़ाम उस पर लगा और जो हत्या हुई उस टाइम वो कहता है मैं तो पागल था या मैं पागल हूँ। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इसके लिए उसको मानेगी और उसके लिए सबूत मांगेगी कि भाई सबूत लाए कि ये पागल है या नहीं है ना। तो वो लाता है कि भाई मैं देखो पागल हूँ। अगर अपोजिट पार्टी उसको डिसप्रूफ नहीं करती है, कुछ ऐसा नहीं ला पाती और एक्यूज जो है वो साबित कर देता है ना, तो दूसरी उदाहरणा क्या हुई, खंडनीय उदाहरण, यानी उसको तोड़ा जा सकता है। अगर कोई कहता है पागल है तो अपोजिट पार्टी उसको पागल नहीं है उस चीज़ का सबूत भी दे सकती है ना। ठीक है, तो कंक्लूजन प्रूफ कुछ मामलों में ये कंक्लूजन प्रूफ है, यानी निश्चायक सबूत उदाहरणा रखता है। ठीक है, और दूसरे में ये खंडनीय उदाहरणा रखता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा।
और इसके आगे का जो पार्ट है ये मैंने चार्ट सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज़ें पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन इसमें किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, डीपली हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर इसका PDF चाहिए हो इस चार्ट का, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैं कमेंट्स बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन आपकी कमेंट्स के बाद जब आप मुझे बताएंगे कि आपको इसकी नीड है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यार मेहनत कर रही हूँ तो थैंक यू। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेहनत दिख रही है या लग रहा है आपको कि ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, गुड बाय।